क्या है कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में हम लोग कैंडिडेट को कुछ समय से OMR का जो ये भरता है उसका कार्बन कॉपी दिया जाता है। हमारा रिफॉर्म में सोचा था कि उसको सुधार कर लेंगे, लेकिन प्रिलिमिनरी का रिज़ल्ट और मेंस एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट में मेंबर्स लोगों का द्वारा स्क्रूटिनी करना रूल में अंकित नहीं है। कितने पैसे में एक एक पोस्ट बेचा गया, जैसे DSP के लिए तकरीबन 1,20,00,000 रुपए जैसे रेट तय किए गए थे, ये पॉसिबल है होना? क्या फेयर नहीं हो पाया एग्ज़ाम? क्या जो एजेंसी जिस पर आरोप लगे हैं उसने ऐसी चीज़ें की हैं? राहुल, देखिए, जब JPSC 14वीं के PT का रिज़ल्ट जारी किया गया तो अभ्यर्थियों की तरफ से ये आरोप लगे कि परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन में कुछ अनियमितताएं हुई हैं। दरअसल कहा यह गया था कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो जारी नहीं किया गया, और उसके बाद पूरे मामले पर CID की एंट्री होती है, रांची पुलिस JPSC कार्यालय पहुंचती है और वहां पर जो है वो तफ्तीश शुरू की जाती है, और इसी बीच सियासी बयानबाजी भी चलती है। लेकिन इस तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ JPSC के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते सर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जब रिजल्ट जारी हुआ उस दिन से ही ये सवाल उठने लगे कि कुछ अनियमितताएं हैं। कौन सा रिजल्ट? JPSC 14th। ये अनियमितताएं मतलब जो न्यूज़पेपर में विभिन्न मुद्दे को छापा गए थे, इरेगुलरिटी, कोई चीज़ का कोई स्पष्ट क्या चीज़ का बता रहे पूछ रहे? सर, वो कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया था, और सिग्नेचर्स जो भी ऑफिशियल्स के सिग्नेचर्स होते हैं वो उसमें नहीं थे रिजल्ट में। अच्छा, ठीक है। JPSC का जो इंटरनल वर्क है, फंक्शंस का एक प्रक्रिया निर्धारित है हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर 2002 में। उस रूल्स को भी वो मेरे ख्याल में उसको रिफॉर्म करने का बहुत ज़रूरी है। उसी रास्ते में भी हम काम कर रहा था। तो उसमें और कोई रिक्रूटमेंट रूल्स का या कोई रूल्स या कोई नोटिफिकेशंस या कोई गाइडलाइंस, चाहे सरकार का या आयोग के, कहीं पे नहीं है कि ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कट ऑफ मार्क जारी किया जाए। पूर्व में जहाँ तक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के कट ऑफ मार्क का जारी के बात होता है, मिक्स्ड है। विभिन्न एग्ज़ाम्स है, जहाँ जहाँ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स है उसमें कभी जारी होता है कट ऑफ मार्क्स, कभी जारी नहीं होता है कट ऑफ मार्क्स, पूरा मिक्स्ड है। बट देयर इज़ नो रूल, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन एट्सेट्रा जिसमें ये कट ऑफ मार्क्स जारी करना है। लेकिन ज़रूर है फाइनल रिज़ल्ट जब प्रकाशित होता है अंत में, इंटरव्यू के बाद पूरा, तो उसी में रिज़ल्ट जारी करने के बाद कट ऑफ मार्क भी जारी करने का वो प्रावधान है। तो सर, जब रिज़ल्ट जारी होगा तो कोई स्टूडेंट कैसे जानेगा कि वो पहले PT के रिज़ल्ट में वो पास हुआ है? क्योंकि अगर कट ऑफ जारी नहीं है, जितने भी मार्क्स का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो अभ्यर्थियों को कैसे पता चलेगा कि उनका एग्ज़ाम अच्छा था और वो अगले मेंस के एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे? प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ये प्रारंभिक एग्ज़ामिनेशन होता है जो नॉर्मली हम लोग जाना जाता है कि कम पोस्ट में बहुत सा कैंडिडेट्स होता है, उसका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए। इसलिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का स्ट्रक्चर है, नॉट एसे टाइप, नॉट रिटन एग्जामिनेशन। हाँ, इज़ ऑब्जेक्टिव, इसलिए कि केवल स्क्रीनिंग के लिए है, ताकि कुछ हद तक का स्क्रीनिंग किया जाए, ताकि ये रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से असल में जो कंपटीशन हो वहाँ से शुरू किया जाए। सो इन दैट मैनर जहाँ तक स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स होता है उसमें तो ये
कट ऑफ मार्क्स को जारी करने की आवश्यकता नहीं होता है. और आई थिंक मोस्ट ऑफ द कमीशंस आल्सो डू नॉट हैव एनी कट ऑफ मार्क सिस्टम पब्लिकेशन ऑफ कट ऑफ मार्क्स इन द प्रिलिमिनरी रिजल्ट. मतलब ये आपको लगता है कि ये कोई इरेगुलरिटी नहीं है, ये नॉर्मल नियम के तहत ही? हम लोग रूल्स के मुताबिक और एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स के मुताबिक और जो भी नोटिफिकेशन और संकल्प हैं विषय पर, उसी के मुताबिक हम लोग काम करते हैं. उससे बाहर जो भी काम करता है वो उसका आवश्यकता ही नहीं है, नंबर 1. तो इट इज़ बेस्ट दैट वी वर्क विद इन द boundaries of these rules, regulations and resolutions. So that is best for the commission, and it is best for the candidates also, because working within these boundaries it becomes transparent and fair and transparent and fair and in the best interest of the कैंडिडेट्स. तो सर अगर नियम के तहत ही रिजल्ट जारी किया गया तो फिर सवाल कैसे उठने लगे कि एक तो आपने बताया कि हाँ वो ज़रूरी नहीं है कि आप कट ऑफ जारी करते हैं, OMR शीट भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, और फिर अचानक से इस पूरे मामले पर CID और रांची पुलिस की भी एंट्री हो जाती है. शिकायतों के आधार पर ही CID जांच करने के लिए पहुंचती है. हाँ. OMR शीट के जो आप बता रहा था, OMR शीट दैट इज़ सब्जेक्ट फॉर इंक्वायरी, और वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उस पर अगर कोई रूल्स और कोई प्रोसेसेस और कॉन्फिडेंशियलिटीज़, OMR शीट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल काइंड ऑफ थिंग, तो मैं अगर जांच के जो परिफल है उसी के मुताबिक जो होगा. क्या है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हम लोग कैंडिडेट को कुछ समय से OMR का जो ये भरता है उसका कार्बन कॉपी दिया जाता है, ताकि जब आंसर की निकलता है वो भी मालूम हो जाता है उनका कितना. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दी ऑल दी OMR शीट्स टू बी, दे नो व्हाट दे हैव टिक्ड एंड मार्क्ड एंड ऑल. सो उसी में अगर संतुष्ट नहीं है वो लोग आंसर की के बाद हाँ ये सब चीज़ का तो प्रावधान है. लेकिन जो न्यूज़पेपर में छपा है कि ये OMR का कुछ आशंका है कि देयर हैज़ बीन सम मैनिपुलेशन एंड ऑल, तो उसको एजेंसी के द्वारा हमारा परीक्षा पदाधिकारी को रिपोर्ट दे दिया है उस मामले पे. तो सिंस द मैटर इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, वो लेटर में क्या लिखे वो सब चीज़ भी देख लेंगे. सर अचानक जब जांच हो रही थी तो आपके रेजिग्नेशन की खबर आई, क्यों आपको रिज़ाइन करना पड़ा इस पूरे मामले में जब चीज़ें आई? एज अ हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन पर अगर एलिगेशंस लग गया है और सीरियस एलिगेशंस लग गया है, सबसे पहले है कि दी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो अपने अलग हो करके रिज़ाइन कर ले, ताकि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसको निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन हो. इसलिए हमारा जो रिजिग्नेशन लेटर में भी लिखे हुए थे कि टू फैसिलिटेट फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन, द रीज़न फॉर माई रिजिग्नेशन इज़ दैट. अच्छा सर, इस पे जो कंपनी जिसने एग्ज़ाम, जो एजेंसी जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, ये आरोप लग रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, तो फिर जेपीएससी ने क्यों आखिर उस कंपनी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी? इस पे क्या कुछ है? एक तरह से देख सकता है कि नियम कानून जिसे ब्लैक लिस्टिंग होता है, तो उस नियम कानून में ब्लैक लिस्टिंग का अवधि ख़त्म होता है, तो कंपनी को फिर अपना काम करते रहे. मतलब नहीं है कि ब्लैक लिस्टिंग होगी तो फॉर एवर ब्लैक लिस्टिंग होता है. एक टेन्योर के लिए ब्लैक लिस्ट, टेन्योर के लिए ब्लैक लिस्ट होता है, कम टेन्योर ज़्यादा टेन्योर.
तो हम लोग के सामने जो आए हुए थे यूपी में जो हुई थी उसमें हम लोग अभी जो भी ड्यू डिलिजेंस करते हुए हम लोग देखते हैं कि जिस वक्त में हम लोगों ने इन एजेंसीज़ जो भी एजेंसीज़ है से काम लिया जाता है तो ब्लैक लिस्टेड नहीं हो, और हम लोग उस वक्त संतुष्ट थे कि जिस कंपनी को हम लोगों ने लिया है उस वक्त कोई ब्लैक लिस्टिंग नहीं था। तो सर क्या वो कंपनी पर जो एलिगेशंस लगे हैं क्या उसके बाद उस कंपनी को आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है या फिर जेपीएससी उसमें कुछ कार्रवाई करेगा? अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, तो इन्वेस्टिगेशन का बाद ही जो भी निकलेंगे तो उसी के आधार पर तो काम करना पड़ेगा। सर इस जांच से आपको कितना भरोसा है? क्या उम्मीद करते हैं जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगा तो क्या कुछ निकलेगा? और आप पर भी जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि विपक्ष या फिर अगर बीजेपी की सीधे तौर पर बात करें तो वो आपके रिजिग्नेशन से खुश नहीं है, उनका ये कहना है कि आपको की अरेस्टिंग भी होनी चाहिए। उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि हमारा रेजिग्नेशन पर खुश है कि खुश नहीं है, ये सब चीज़ का। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पे पूरी यकीन है? जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का है हम होपफुल है कि इन्वेस्टिगेशन विल बी फ्री एंड फेयर। आई होप whatever investigation is done, I'm quite sure the investigation authorities are professional and they will do their work to the utmost capability. सर जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है अब उनके मन में एक तरीके का एक शंका है कि पता नहीं ये परीक्षा इसका कैसा रिजल्ट रहेगा, क्या कुछ रहेगा, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्या फ्री फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए और सभी अच्छे तरीके से रिजल्ट्स भी जारी किया जाएगा? क्या आप भरोसा दिलाना चाहेंगे? हाँ, जो कैंडिडेट्स हैं सबसे पहले जब हम इस अध्यक्ष के पद को संभाले थे, ज्वाइन किए गए थे, ये समझ रहा था कि दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ये आसानी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप लोग सब मालूम है कि किस परिस्थिति में हमने ज्वाइन किए गए थे कि 9 महीना कोई अध्यक्ष नहीं था और पूर्व के अध्यक्ष के समय में भी कुछ इश्यूज़ रहा था, तो उसी को सबसे पहले सुधार करने के लिए मेरा शुरुआती का प्रयास उसी में लग गए थे कई समय का। उस पर निकल रहा था कि क्या चीज़ों को रिफॉर्म करना चाहिए ताकि समय पर एग्ज़ामिनेशन हो, सही तरीक़ा से एग्ज़ामिनेशन हो, प्रोसेस इंटीग्रिटी का बरकरार रखते हुए निष्पक्ष रूप से एग्ज़ामिनेशन का कंडक्ट हो करके रिज़ल्ट निकल करके रिकमेंडेशन भेजा जाए, वही सब के लिए तो पूरा लगे हुए थे। और हमने भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स को बदली करने का भी प्रयास था और कुछ हद तक पहुंच भी गए थे, लेकिन पूरा नहीं हो पाया है, ताकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स का भी थोड़ा से काफ़ी सुधार करने का आवश्यकता था। तो अगर वो सुधार होता तो भविष्य में भी आयोग के कैंडिडेट्स के लिए भी सहूलियत होता, तो सामने बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस होता, कैंडिडेट्स लोग आयोग के द्वारा कैसे कैसे किस प्रक्रिया को अपना करके प्रोसेसिंग करता है। सर किन चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है अगर पॉइंट वाइज बात करें तो? अगर हमारा ये विभिन्न स्टेट्स में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है और देश में एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, सब लोग अपना रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स है, कुछ कमीशंस के पास भी अपना रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स नहीं है, इट्स मिक्स्ड। सो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में होना चाहिए कि हमारा एडवर्टाइजमेंट से रिज़ल्ट निकलने का जितना भी प्रक्रिया है वो गोपनीय प्रक्रिया छोड़ करके को खुले तरह से होना चाहिए, ताकि किस तरह से किस लेवल का कैसे एग्ज़ाम होगा इसी तरह का मालूम हो। जैसे
कैसे उसका मार्किंग सिस्टम होगा, कैसे इंटरव्यू सिस्टम होगा, ठीक, कैसे रिजर्वेशन सिस्टम होगा, कैसे उसका चेक्स एंड बैलेंसेस होगा, वो सब चीज़ अंकित होना चाहिए स्पष्ट रूप में, ढंग से। हमारा करंट रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में वो नहीं है, बहुत सुधार करना पड़ रहा है। और दूसरा चीज़, हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में बहुत सा गोपनीय कार्यों का कैसे किया जाएगा का भी उल्लेख है जो उचित नहीं है। तो इसलिए जितना भी कॉन्फिडेंशियलिटी इन द प्रोसेसिंग ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेसेस का कुछ हद तक का कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखते हुए जो नॉन कॉन्फिडेंशियल है को पब्लिक में रखने के लिए वो आवश्यकता है। और जैसे आपने सिग्नेचर के बारे में बता रहा था ना, सिग्नेचर का, हम उस मार्कशीट में हाँ, या फिर रिजल्ट में हाँ, सिग्नेचर चाहिए तो हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर में केवल फाइनल रिजल्ट के समय में सिग्नेचर्स की जरूरत। मेंबर को स्क्रूटिनी का काम दिया जाता है इंटरव्यू के बाद। उसके अलावा मेंबर्स लोग को इंटरव्यू में चेयरमैन के रूप में बैठते हैं। और भी काम दिया गया मेंबर्स लोगों को जो हमारा रिफॉर्म में सोचा था कि उसको सुधार कर लेंगे। लेकिन प्रिलिमिनरी का रिज़ल्ट और मेंस एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट में मेंबर्स लोगों का द्वारा स्क्रूटिनी करना रूल में अंकित नहीं है। जब स्क्रूटिनी है तो सिग्नेचर भी नहीं। स्क्रूटिनी नहीं होता है तो सिग्नेचर भी होने का प्रावधान नहीं है प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन में। वो लास्ट में। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ये चीज़ें हैं कि एक पोस्ट के लिए कितने पैसे में एक पोस्ट बेचा गया, जैसे डीएसपी के लिए तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए जैसे रेट तय किए गए थे। ये पॉसिबल है होना? क्या फेयर नहीं हो पाया एग्ज़ाम? क्या जो एजेंसी जिस पर आरोप लगे हैं उसने ऐसी चीज़ें की हैं? I am not aware of these kind of things that are going on in the social media, but recently हम ये सब चीज़ को जानकारी में आ गया है। I don't think so. I have full trust in the process integrity of the system. It is for the investigating agencies to find out कि इसी तरह का हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड उनके जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट होगा, निष्कर्ष होगा, फाइंडिंग्स होगा, उसी पर निर्भर है। लेकिन आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आई एम नॉट हियरिंग दिस थिंग्स। इफ इट इज़ सो, देन इट इज़ फॉर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू फाइंड आउट, एंड whoever is responsible for this, they should be punished and action taken. धन्यवाद सर, हमसे बात करने। ठीक, ओके। हमारे साथ थे जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते सर। उन्होंने बताया तमाम चीज़ें कैसी हुई और जो जांच चल रही है, इन्हें पूरे तौर पर उस जांच पर यकीन है कि जांच के जब रिजल्ट सामने आएंगे तो जो भी दोषी होगी उस पर कार्रवाई होगी और जांच पर इन्हें पूरा भरोसा है। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची।